अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो कैसे हैं आप? यकीनन उम्मीद है खुमार जानम का खुमार उतर चुका होगा और मैं ले चुकी हूँ और पारस आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ एक और सफ़र, बहुत ही मज़ेदार और हसीन सा नावल, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट, आप सबके दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला, आपके दिलों पर राज करने वाला रूह अदा। तो ये नावल अब तक का मेरा लिखा बहुत डिफरेंट और मज़ेदार नावल होने वाला है। ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, अभी 30 एपिसोड तक होगा, तो आप लोगों ने साथ निभाना है। तो मैं भी बिना टाइम ज़ाया किए लेकर चलती हूँ आपको रूह अदा की पहली एपिसोड की तरफ, जो कि मेगा लॉन्ग दी है, ताकि आपको सबका इंट्रो मिल जाए। तो चलते हैं एपिसोड की तरफ, मज़ीद आपका दिमाग पकाए। लेट्स स्टार्ट। सितंबर का महीना गुजरने को था और हर गुजरते साल की तरह उसे इस साल के आखिर में भी अपने आबाई घर की कीमत से जुड़ी बड़ी इंस्टॉलमेंट अदा करनी थी। मगर साल के 9 महीने, कई जॉब्स और ओवर टाइम के बावजूद अभी तक इतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए थे कि वो मुतमईन होती। बस 2 इंस्टॉलमेंट्स के बाद उसके अपने ज़ाती घर को वापस पाने का ख्वाब पूरा हो जाता। मगर अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती नामा की राह में कुछ साल से जिम्मेदारियों ने भरपूर रोड़े अटकाने की कसम खा रखी थी। अपने बाबा की इकलौती बेटी थी, जिसने बचपन पूरा बाबा की आगोश में अच्छे और बेफिक्री वाले हालात में गुजारा। मगर कहते हैं वक्त कभी भी बदल जाता है। यही नामा की जिंदगी में भी हुआ कि बाबा के कई कार शोरूम, कुछ होते बिजनेस के हिसारे और कंधों पर चढ़ते कर्जे के सबब बिक गए। यहाँ तक कि उनका कई करोड़ की मालियत रखता सुल्तान विला भी गिरवी चला गया। बाबा इतने सदमों को ना सहते हुए दिल के आर्जे में मुब्तला बिस्तर पर लग गए और नामा ने अपनी पढ़ाई कुछ वक्त के लिए छोड़ी और एक आखिरी बच चुकी बाबा की फेवरेट रोल्स रॉयस को ही अपनी गुजर बसर का वसीला बनाया। वो पिछले 4 साल में इस्तांबुल शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, मिनिस्टर्स की ऑफिशियल मोस्ट एक्सपेंसिव वर्क ड्राइवर रह चुकी थी। मगर जब नामा का दिल इन लोगों की नज़रों में कमीनगी देखता तो वो रिजाइन कर देती। तभी तो नौबत इस हद तक आ गई कि जितना पैसा जमा हुआ इसमें आधा बाबा के महंगे इलाज पर लग जाता और बकिया बची रकम सुल्तान विला की इंस्टॉलमेंट के पहाड़ में जज्ब साबित होती। कभी कभी तो नामा सोचती कि वो घर का ख्वाब छोड़ दे, पर उसका दिल ना मानता। वो बाबा को उनके शोरूम तो वापस नहीं कर सकती थी, लेकिन चाहती थी उन्हें उनका घर उनकी जिंदगी में लौटा दे। नामा की मदर ने मिस्टर फेरोज सुल्तान से डाइवोर्स लेकर नामा की बचपन में ही दूसरी शादी कर ली थी और नामा तक को कभी मुड़कर ना पूछा। आज वो जॉब छूटने की वजह से मिली फरागत को काम लगाने बाबा के साथ थोड़ी आउटिंग के लिए उनकी बड़ी की तरफ आई थी, जो अजमेर के एक पुरफिजा मकाम पर बहुत हसीन से फार्म हाउस में रहते थे। फेरोज और हिरत की दोस्ती बहुत गहरी थी, तो जब भी नामा को बाबा उदास लगते तो वो इन्हें यहाँ ले आती और कभी कभी तो यहीं हफ्ता छोड़ जाती, क्योंकि हिरत कुरैशी को भी उनकी जोड़ा छोड़कर जा चुकी थी। वो लाजमीन थे, तो फिक्र वाली बात ना थी कि दोनों बुड्ढों का ख्याल कौन रखेगा। और वैसे भी जब तक सुल्तान विला की पेमेंट पूरी ना होती, इन दो को वहां शिफ्ट होने की परमिशन नहीं थी। नामा यहाँ इसलिए भी आती क्योंकि हिरत साहब ईरानी घोड़ों और एशियन ईगल्स का कारोबार भी करते थे और ये दोनों ही नामा की कमजोरी थे। उसे ईगल पालना पसंद था और घुड़सवारी का जुनून की हद तक शौक, और वो अपने दोनों शौक यहीं पूरे करती थी, क्योंकि पिछले 4 साल से मुसलसल जॉब्स में बिजी रही थी। 26 साल वो लड़की अपनी रही सही शोहियाँ, शौक और बचपना तो 4 साल पहले ही खो चुकी थी। उसकी और फेरोज सुल्तान की मलकियत में सिर्फ एक रोल्स रॉयल्स थी और यही इन दो के जीने का सबब बनी हुई थी। पहले तो आप थकन मिटाएं, फिर आपको हर चीज करने की मौज है। उठकर मजेदार डिनर करेंगे, तब तक मैं जरा आपकी बड़ी को कंपनी देती हूँ। नामा ने फिरोज सुल्तान के लिए नर्म बिस्तर पर रखी महमली चादर खोली और उनकी नींद दराज होते ही उनके ऊपर करवाते नरम मुस्कुराते लहजे में ताकीदन कहा। तो इन शफीक हस्ती की आंखें नामा पर उनसियत से जम गई। वो ज्यादा सफर से खुद भी थक गए, तो नामा के देखते ही देखते उनकी आंखें बंद होने लगी। अजमेर तक कितने लंबे सफर की थकन के सबब बाबा को रूम में सोने का कहे वो खुद हिरत अंकल के साथ उनके अस्तबल चली आई थी। वो बहुत होशरुबा या बहुत ही अप्सरा नहीं, बल्कि हर बनावटी हुस्न से पाक एक सादा और बाएतमाद नामा थी। जरा गंधमी रंग था, पर उसकी भूरी आंखों की कशिश किसी को भी अपनी मुट्ठी में भर सकती थी। ऊपर से नामा की मुस्कुराहट किसी का भी दिल गिरवी कर सकती थी। वो स्मार्ट और पुरकशिश फिगर की मालिक थी। उसके बाल बहुत घने और लंबे थे,
नामा की ममा भले बहुत फेयर कम्प्लेक्शन वाली थी, पर बाबा सांवली रंगत के मालिक थे और उनके पेरेंट्स में अलैदगी की एक वजह ये हुस्न परस्ती भी थी, क्योंकि नामा की वालदा सोहा एक इंतहा दर्जे की हसीन औरत थी जिसने मोहब्बत की बुहार में खुद से कम प्यारे फेरोज से शादी तो कर ली, पर हुस्न पसंद थी तो जल्द उकता गई। हाँ, नामा लंबी बहुत थी कि अक्सर हील्स पहनकर बाबा से भी ऊंची लगती। अभी मोहतरमा ने फ्लैट चप्पल पहनी तभी बस हिरत साहब जैसे जेंटलमैन तराज कावत इंसान के बराबर लग रही थी, जो घोड़ों और रुकाबों के शौकिया बिजनेस के साथ एक आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे। सादा सी मैरून कुर्ती के नीचे टाइट जीन्स पहने, बालों को ढीली सी पोनी में कैद किए वो ठंडी हवा में चलती नक्स पैंट शर्ट पर बारीक बटन अब पहनकर अच्छे लगते हेरत अंकल के पालतू घोड़ों से मिल रही थी, जो कई ईरानी थे और चंद एक मसरी। पर नामा की चॉइस हमेशा से हस्क था उसका घोड़ा। इसे हफ्ता मेरे पास ही छोड़ दो, अकेला घबरा जाता है। ऊपर से दिल के आर्जे भी धम घोटने आए तो अजाब में डाल देते हैं। तुम बताओ, घर की सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट हुई पूरी? नामा चलते चलते हिरत अंकल के सवाल पर अपनी मुंतशिर सोचें समेटे रुकी। वो उदास नहीं होती थी, उसके खूबसूरत होंठों पर मुस्कुराहट रहना उसकी जात का जाज़ब तरीन हिस्सा था। नहीं, कोशिश जारी है। अगेन जॉब छूट गई, हफ्ता 10 दिन इसी में लग जाएंगे कि अब न्यू कहाँ करनी है। कभी कभी दिल चाहता है एक बच चुकी रोल्स रॉयस को बेचूं और एक छोटा सा घर ले लूं, अपनी स्टडीज पूरी करूं। पर फिर बाबा की सुल्तान विला से मोहब्बत मुझे रोक लेती है। वो आधे बीमार तो इसी वजह से हैं कि जिस घर को तिनका तिनका खुद सजाया और बनाया वो बैंक वालों के कब्जे में चला गया। नामा ने हस्क नामी घोड़े की गर्दन थपक कर पुर उम्मीद लहजे में बताया, मगर वो इख्तिताम तक ये सब बोलती बोलती उदास महसूस हुई, जिस पर हिरत किसी सोच में पड़ गए। तुम कहो तो एक जॉब का बताऊं? थोड़ी रिस्की है पर सैलरी तुम्हारी सोच से कई गुना होगी। हिरत साहब की अगली बात पर नामा हैरत से हस्क से तवज्जो हटाकर उन्हें देखती मुस्कुराई। ड्राइविंग जॉब है? वो मुतजस्सिस और फिक्रमंद थी। हाँ, फुल टाइम। तुम पता नहीं जानती हो उसे या नहीं, अजमेर का फेमस कैंसर स्पेशलिस्ट है नो अता दोगान। इसे ड्राइवर की अक्सर ज़रूरत रहती है, अच्छे ड्राइवर की। अमाइल उसी के साथ काम कर रहा है, वही बता रहा था। इसे निकम्मे काहिल और काम चोर नहीं बल्कि तुम्हारी तरह पैशनेट ड्राइवर की ज़रूरत है, जो उसे कभी भी हॉस्पिटल पहुंचा सके। और हाँ, रिस्की इसलिए कि वो अजमेर के सबसे बड़े कार रेसिंग गैंग का हिस्सा है, तो उसका ड्राइवर वहाँ भी हर माह के फेस्टिवल में पार्ट लेता है, और ना जीते तो नो इसे जॉब से निकाल देता है। इस रेस से जीते गए पैसे कैंसर के इन पेशेंट्स के इलाज पर लगते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अपने इस स्टाइल की वजह से वो अजमेर में आए दिन मैगजीन में किसी एक्टर मॉडल से ज्यादा नजर आता है। वो खूबसूरत भी है। नामा अब भी हैरत का शिकार थी। सितम के इतनी तारीफों के बाद भी इसे जरा दिलचस्पी ना थी कि इस देव मालाई हुस्न और यूनिक औसाफ के मालिक शख्स को देखे। इसे बस अपने काम से मतलब रहता था। ये सच था, इसे जॉब की बल्कि अच्छी जॉब की ज़रूरत थी। लेकिन वो खुद ड्राइविंग क्यों नहीं करता? और मैं फीमेल हूँ, क्या फीमेल ड्राइवर भी चलेगी? नामा की तवज्जो हिरत अंकल पर हनूज जमी थी जब वो अपने सवाल पूछ रही थी। हाँ, कोई भी। एक्चुअली कुछ साल पहले उसका एक बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से उसके उल्टे हाथ की कलाई टूट गई, और वो है भी लेफ्टी। अब तो ठीक है, पर 2-3 बार ड्राइविंग के बीच उसका हाथ काम करना छोड़ गया था और गाड़ी कंट्रोल से निकल गई, और उसके बाद से उसने अकेले ड्राइविंग का रिस्क नहीं लिया। इस पर नामा ने जख्मी सी मुस्कुराहट देते घोड़े की पीठ थपकी। इसे पता था बहुत ज्यादा आसूदा और मसरूर लोग भी मुकम्मल जहां नहीं रखते। कुछ हसरतें जिंदगी में होनी अहम होती हैं ताकि हमें गाफिल ना कर सके कि हम अपने पैदा करने वाले को भूल ना जाएं। अगर सर्जरी के बीच उसका हाथ काम करना छोड़ गया कभी अंकल, मार देगा ना बेचारे पेशेंट को। ऐसे डॉक्टर को रिजाइन देकर घर बैठना चाहिए। मुझसे कोई पेशेंट हुई ना तो सर्जरी से ज्यादा उसके हाथ कांपने पे ही लुढ़क जाए। नामा सरासर मजाक के मूड में थी। अभी वाकिफ नहीं थी ना वो आदमी क्या चीज है, किस दर्जा जानलेवा शख्स है, और कितना बड़ा मसीहा बनने वाला है, उसका रूहे अदा बनने वाला है। वो अपने काम को लेकर बहुत माहिर है। सर्जरी के बीच वैसे भी उसकी 6 रुकनी टीम उसके हमरा होती है। वरियाम कैंसर हॉस्पिटल की जो पूरे अजमेर शहर में साख है ना, वो सिर्फ उसी की वजह से है। तुम बताओ, अगर जॉब चाहती हो तो मैं उसका कार्ड दूं तुम्हें? नामा बेदिली से मुस्कुराई, मगर फिर जॉब की ऑफर मुनासिब समझते सर हिला दिया।
ओके दे दें, आजमा लेती हूँ किस्मत। देखने में बुड्ढा अंकल ये बाबा तो नहीं है? हिरत ने अपने वॉलेट से कार्ड निकालते हुए नामा के सवाल पर हंसकर उसे देखा। नहीं, काफी हैंडसम और यंग है। 32 साल का है और कहते हैं काफी शरीफ है। तो खुदा के लिए मेरा बच्चा, अगर जॉब मिल गई तो टिक कर रहना। 3 महीने में ही तुम इस लायक हो जाओगी ये सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट भर सको। चंद माह की बात है, अगर घर का ख्वाब पूरा चाहती हो तो थोड़ा समझौता करना होगा। हिरत साहब ने नामा को तमहीदन समझाया, क्योंकि जानते थे बच्ची थोड़ी सरफेरी है। वो कार्ड लेते कुछ खुश ना थी, पर घर के लिए वो इतना रिस्क ले ही सकती थी। 32 साल का बुड्ढा ही हुआ ना अंकल, कार्ड लेते वो शरारत से बोली। तो हिरत उसकी गाल वैसे ही जवाबी शरारत से थपका गए। मर्द 50 का भी जवान है, अगर उसे संभालने वाली कोई हो। मैं और तुम्हारे बाबा तो वक्त से पहले इसलिए बूढ़े हो गए क्योंकि हमें संभालने वाली खुद गर्ज निकली और अपना ही सोचा हमेशा, और बीच राह में छोड़कर निकलनी अपने नए रास्तों की तरफ। लेकिन तुम ऐसी मत बनना, अपने मर्द की मनपसंद औरत रहना। वैसे माइल को बुला लूं, कंपनी देगा तुम्हें, हम बुड्ढों में बोर हो जाओगी। वो लोग घुड़सवारी के मूड में थे। मौसम भी बहुत हसीन और ठंडा था, ऐसे में ये जिस्म को कुव्वत और हरारत देने वाली बेस्ट एक्टिविटी थी। अमाइल का सुने नामा ने नफी में सर हिलाया। सॉरी, लेकिन आपका लाडा बहुत बोलता है अंकल, और जब नामन जॉबलेस हो तो वो सुनने का स्टेमिना खो देती है। जरा कल नो साहब से मिल लूं, जॉब मिल गई तो कल बुलवा लीजिएगा इस बातूनी शय को। वो कुछ भी कहने से हिचकिचाती नहीं थी, तभी तो हिरत साहब को वो बहुत प्यारी थी। अपने अमाइल के लिए वो 12 फेरोज से नामा का हाथ मांग चुके थे, पर पिछले 4 साल से तो नामा ने अपने बाबा के सिवा किसी का ना सोचा, ना सोचने का इरादा किया। मगर अब का कुछ कहना मुश्किल था। जब तक वो लोग घुड़सवारी किए वापस हिरत साहब के फार्म हाउस लौटे, फेरोज साहब नींद ले चुके थे और तीनों ने हंसते मुस्कुराते माहौल में जियाफत उड़ाई, और नामा ने जॉब के बारे बताकर बाबा को कुछ तसल्ली भी फराहम कर दी। हालांकि वो कह चुकी थी कि जब तक जॉब मिल ना जाए खुश होने की जरूरत नहीं। मुझे खतरों का खिलाड़ी नहीं, एक ड्राइवर चाहिए। बकवास है ये सब, खत्म करो आज ये इंटरव्यूज, मेरे टाइप का कोई नहीं है माइल। वो अपने स्टडी में पैर पिसारे बैठा था, जहां उसके राइट हैंडर माइल ने इसे अपने जानने वाले 6 लोगों से मिलवाया, पर सभी बहुत बातूनी थे और नूह को पटर पटर करते आदमी जहर से भी बुरे लगते थे। उसके बकौल मर्द को कम गो होना चाहिए। बहुत कम गो था तो इसे शांत साथियों के साथ ही कंफर्टेबल फील होता था। अमाइल उसके हॉस्पिटल का इंटर्नी था। ओके डॉक्टर अदा, कुछ बताना था। मेरे बाबा के दोस्त हैं फिरोज सुल्तान, उनकी बेटी इस्तांबुल में प्रोफेशनल वर्क ड्राइवर रह चुकी है। बाबा की कुछ देर पहले कॉल आई थी, जॉबलेस है तो उन्होंने इसे आपका कार्ड दिया है। कह रहे हैं वो कल आएगी यहाँ। फीमेल है लेकिन बहुत माहिर और इस्तांबुल की एक्सपेंसिव तरीन ड्राइवर। अमाइल ने नूह का गुस्सा मद्देनजर रखते बहुत नरमी से ये सारी बात कही, जो मजबूत हाथ की 2 उंगलियों से कन पट्टी मसलता हुआ ध्यान अमाइल पर दिए किसी सोच में डूबा लगा। हाँ, बिलाशुबा वो एक खूबसूरत और देखने लायक मर्द था, जिसकी हेजल आंखें उसके पूरे देवमलाई हुस्न पर तारी थी। वो अच्छी जिसामत और मजबूत फिगर का मालिक, एक संजीदा मिजाज और हकीकत पसंद आदमी था। औरतों के साथ गुजारा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बुलवा लो उसे। अगर प्रोफेशनल है तो मेरे काम की होगी, लेकिन प्लीज चेक कर लेना, ज्यादा बोलती ना हो। अब जा सकते हो तुम। तुम्हारी मदद के लिए थैंक यू उमाइल। नूह ने उकताए लहजे में कहते ही अमाइल को चलता किया। जबकि खुद भी वो अपने स्टडी से निकलकर बाहर आया तो उसके पैर बेख्तियार किसी आवाज पर थमे। नूह की मम्मी की डेथ के बाद मिकाइल दोगान ने एक बिजनेस डील के थ्रू दिशा करीजी से दूसरी शादी की, जिसकी एक बेटी पहले ही थी। सारिम दोगान जो दिशा और मिकाइल की औलाद था, मगर बेटी मानिया दिशा के पहले शोहर से उसकी बेटी थी और दिशा पहले तलाक याफ्ता थी। जब इसने मिकाइल दोगान से शादी की तो उसके साथ ही 3 साला मानिया भी इस घर में तशरीफ लाई, और दिशा के बिजनेस में काफ़ी इन्वॉल्व होने और मिकाइल पर मुसल्लत होने का असर इसने बहुत चालाकी से मानिया की इस विला में जगह बनाई। वो होशियार लड़की थी, पर नोह इसे बचपन से पसंद करता था। फिर दिशा को डर था अगर मानिया यहाँ से गई तो उसका पहला शोहर इसे दिशा से छीन लेगा, और इसी वजह से उसने मानिया को भी इस घर में घुसाने के लिए बहुत कम उम्री में ही उसका और नूह का निकाह करवा दिया, जो सरासर मिकाइल साहब के प्रेशर की वजह से नूह ने तस्लीम किया, क्योंकि वो मानिया की कुछ हरकतों के लिए मशकूक था। भले वो उसे पसंद थी, और नूह के बकौल हर पसंदीदगी शादी बने ये ज़रूरी ना था। वो कमिटमेंट से हमेशा कतराता था। इस फैसले में दिशा का एक मकसद नूह के नाम लगी प्रॉपर्टी भी हथियाना था, क्योंकि नूह के नाम जितनी अपनी और बाबा की जायदाद थी वो उसकी बीवी को शादी के बाद आधी ऑटोमेटिकली मिल जानी थी।
मगर जब से नूह पर दिशा की हकीकत खुली, इसे लगने लगा था मानिया भी सिर्फ चालाक ही नहीं, खूब हो अपनी माँ जैसी सफाक और मतलबी है। वो डाइवोर्स के पेपर्स बनवा कर बैठा था, कब मौका मिले और इन माँ बेटी को हाथ पकड़कर विला से चलता करे। हाँ, वो सारम के लिए थोड़ी फिक्र रखता था, क्योंकि वो जैसा भी होता दोनों के बाप एक थे। जबकि मानिया को नूह में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। ये सब माँ की वजह से कर रही थी, क्योंकि उसके नजदीक नूह इस दुनिया का यूजलेस और बोरिंग इंसान है। इसे तो चार्मिंग और हार्ट लड़के पसंद थे, पर फिलहाल वो खुद पर जब्र किए माँ की गेम का हिस्सा बनी नूह के साथ एक नापसंद रिश्ते में जुड़ी थी। नूह को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसका हॉस्पिटल, उसकी फाउंडेशन ही अहम है उसके लिए। तो अब सारी प्रॉपर्टी सारम के नाम कर दें जान। सारम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। मेरे बच्चे पॉकेट मनी पर खुश नहीं हैं, उनकी ज़रूरियात बढ़ चुकी हैं। ये थी नूह मिकाइल की स्टेप मदर दिशा, जो मिस्टर मिकाइल को हमेशा अपने बच्चों के लिए माइल करके नूह के लिए उकसाती थी, और आज भी यही करती सुनाई दी, ये जानते हुए कि मिकाइल दुकान के तमाम ऑनलाइन काम नूह ही संभालता है। नूह की बेजारियत बढ़ी, क्योंकि उसका सौतेला भाई एक नंबर का हबीस था। मनकूहा आए दिन क्लबों में नशे में धुत नए नए बॉयफ्रेंड्स के साथ नजर आती, तो भाई अजमीर के अयाश लोगों का सरबराह जाना जाता था। कोई बुरी आदत ना थी जो इन दो बहन भाइयों में ना पाई जाती हो, लेकिन अभी नूह इस सबसे सिर्फ 5% वाकिफ था। तो उसके एहतियात गुरेज बढ़ गए। हाँ, आपके बच्चों के नाम ये अपना बिजनेस कर दें, ताकि आप तीनों मिलकर इन्हें सड़क पर ले आए। मिकाइल साहब का भी दिमाग यकीनन इतना फारिग नहीं हुआ होगा, है ना बाबा? वो इन दो में आना नहीं चाहता था, पर यह मामला उसे बोलने पर मजबूर कर गया। उसकी तोबा शिकन मौजूदगी मंजरों को सकूत देती थी। वो ठहरा हुआ समंदर था, पर यही समंदर जब तुगयानी की जद में होता, तो इससे खौफनाक कोई दूसरी शय ना थी। ऐसे ही कह रही है, तुम चिल करो। मिकाइल ने नूह के तने जबड़े और संगला संजीदगी देखते रसान से ही स्माइल दी, जबकि दिशा को लगती आग किसी से माफी न थी। हाँ, बहुत चिल करने लायक जो हूँ बाबा, जो दिलाई करें, पर याद रखिएगा, जानबूझकर सड़क पर आने वाले को फिर ये बेटा भी पनाह नहीं देगा। तो खुद को इन तीनों से बचा कर रखें, अगर अपना बुढ़ापा इज्जतदार और यूं ही अयाशी में चाहते हैं। डिस्टर्ब करने के लिए माजरत। वो इस घर में से किसी को पसंद नहीं करता था, बस बाबा की मिन्नतें थी जो इसे इस घर में रोके थी, वरना यहाँ लोग नहीं चलते फिरते कातिल थे। वो जा चुका था, पर दिशा को लगी आग बुझने पर ना आई। मसला क्या है इसका, हमेशा भड़काता रहता है आपको, किसी दिन मार डालूंगी इसे। दिशा मुठियां बेचते मिकाइल पर चीखी। मार तो मैंने इसे काफी साल पहले ही दिया था, तुमसे शादी करके, और फिर उसको मानिया से निकाह करने पर जब मजबूर किया। उसकी माँ जब मरी थी ना, हमने प्रॉमिस किया था कभी नहीं रोएंगे। उसने भी लिया था कि मैं कभी उसकी मामा की जगह किसी को नहीं दूंगा, तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन तुम्हारी जिद के आगे मैं सब करता गया। देख लो दिशा, मैंने प्रॉमिस और इसे तोड़ दिया, पर वो मजबूर बेकस मेरा बच्चा अब भी अपने वादे पर अटका है, सिर्फ इसलिए कि उसे पता है कि मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मर जाऊंगा। मिकाइल के रोने और पछतावे सुने दिशा फंकारती उठ खड़ी हुई। ओ मिकाइल, बड़े हो जाओ प्लीज, और उसे भी ग्रो अप होने दो। वो यहाँ है तो तुम्हारी जायदाद वजह है, कोई प्यार नहीं है उसे तुमसे। दिशा की बात सुने शोहरे नामदार न्यूज़पेपर समेटे तलख हंसे। उसे किसी चीज की कमी नहीं है, वो मुझसे ज्यादा कमाता है। उसे मोहब्बत ही रोक सकती है नापसंद जगह पर। वो मेरा बेटा है, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। ठीक कहा नूह ने, सारिम और मानिया बहुत लापरवाह और बिगड़े हैं। जब तक अपनी हरकतें ठीक नहीं करते, मैं उन्हें प्रॉपर्टी या बिजनेस में कोई हिस्सा नहीं दूंगा। जाओ, मुझे न्यूज देखने दो। मिकाइल को वो जितना भड़काती, नूह का एक जुमला ही दिशा की मेहनत गारिद करता। जबकि वो क्या करती, सारिम इसे धमकाता था कि इसे मिकाइल की जायदाद का पैसा दिलवाए। पता नहीं उसके पास माँ की कौन सी कमजोरी थी, और इसी वजह से कुछ साल पहले दिशा ने नूह का एक्सीडेंट भी करवाया, पर खुदा की करनी की कलाई टूटने के सिवाय से आंच भी ना आई। वो सब जानता था, पर उसकी आदत थी चुप रहने की, वक्त पर बोलने की, और लोगों को उनके हाल पर छोड़ देने की। वो नूह मिकाइल था, इसे अब अपने फैसले खुद लेने की आदत सीखनी थी। और अब उसकी जिंदगी में नामा का आना क्या कोई रुख बदलने वाला था, ये तो वक्त ही बताता। अपने कमरे का रुख करते उसके कदम रुके, क्योंकि मानिया नहायत नाजेबा लिबास में किसी पार्टी के लिए तैयार हुए वहीं फोन में मसरूफ नहायत हबासत बरा मुस्कुराती चली आ रही थी। अपनी ही धुन में यकदम इर्द गिर्द फैले सन्नाटे पर रुकी। नूह को देखते ही उसकी आंखों में बेजारियत छलकी। इससे बेनियाज कि वो अपनी हेजल आंखों में जलते अंगारे लिए खड़ा था। उफ, अब इसकी बकबक सुनकर मूड खराब करना होगा। मानिया के चेहरे के जाविये कुछ देर पहले के नाजेबा सुख से महरूम हुए।
اپنا نام تمہیں اس لیے دیا تھا کہ تم اس کی دھجیاں اڑا سکو. یہ کیا پہن رکھا ہے؟ شرم تو تم نے سڑکوں اور کلبوں میں ہی کہیں پھینک دی ہے. صرف مانیہ کی حفیف سی جو بچی فکر تھی اس کے بعد وہ خود پر قابو نہ رکھتے غصہ کرتا اور بولتا تھا. اپنا حق استعمال کرتا تھا پر مانیہ کو یہ گوارا نہ تھا. وہ ایک ڈیپ ٹینک ٹاپ کے ساتھ شارٹ سکرٹ پہنے، گلے میں نہ ہونے کے برابر کا اسکارف لپیٹے، کھلے گلے کو چھپانے کی ناکام کوشش کیے ہوئے تھی. ہیلز پہنے، فل میک اپ کیے، ڈائے بالوں کی لوفروں کی طرح منڈیاں بنائے، اپنی لپ پریسنگ بیلی سنیک ٹیٹو سے ویسے ہی اپنا ستیہ ناش کروا چکی تھی کہ نوح کو لگتا جس مانیہ کو وہ پسند کرتا تھا یہ تو اس کا وحشی ورژن بن چکی ہے. سب وہی کرتی تھی جو نوح کو ناپسند ہو. بہت شرم ہے مجھ میں پرچار کا کوئی شوق نہیں تمہاری طرح. میں شرم اتاروں یا پہنوں تمہیں کیا؟ اور فار یور کائنڈ انفو یہ کپڑے ہیں، نظر نہیں آ رہا؟ سب ایسے ہی پہنتے ہیں پارٹیز میں، پر تم جیسے بورنگ ڈاکٹر کو بس لیکچر ہی دینا آتا ہے. اور دوسری بات، اپنے نام کی اتنی پرواہ ہے تو واپس لے لو، میں بھی شوق سے اس بوجھ کو نہیں اٹھا رہی. بے مروتی اور بد لحاظی سے کہے. اس سے پہلے وہ ٹکا سا جواب دیے پاس سے گزرتی، نوح نے اسے بازو سے دبوچتے روک کر اپنے سامنے بے دردی سے گھسیٹا. میں نے سوچا تھا تمہیں ڈائیورس دے دوں گا، پر اب تمہیں انسان کی بچی بنانے سے پہلے ایسا کوئی فیصلہ لینے کا ہرگز موڈ نہیں. تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا تو پتہ نہیں کس کس کو برباد کرو گی. جا کر چینج کرو ورنہ یہ رہے سہے کپڑے بھی اتار دو اور پھر اچھے سے اپنی عزت نیلام کرو. اس طرح کے گندے لباس میں تم دکان ولا سے قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی. اب یہ بات اپنی اس کھوپڑی میں بٹھا لو. گیٹ آؤٹ. اسے اسی بے دردی سے پرے دھکیلتے نوح نے اپنا راستہ لیا اور ساتھ ہی فون نکال کر گیٹ کے تمام گارڈ کو سمجھا بھی دیا. وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی اور پھر اپنے بالوں کو نوچتی چیخی. اس کی چیخ میں بے بسی تھی. کہاں پھنسا دیا اپنے ماں، منحوس آدمی کہیں کا. پیر پٹخے وہ باہر تو گئی پر چیختی چلاتی جیسے ہر شے تباہ کر دے گی. امائل ابھی تک گیا نہیں تھا. یہاں کا ایک گارڈ امائل کا دوست تھا تو اسی کے ساتھ گپ شپ لگانے رک گیا. پر مانیہ پر نظر پڑتے ہی امائل نے اپنے ساتھ کھڑے طاہر کو جانے کا اشارہ کیا اور مانیہ کے غصے میں اپنی گاڑی کی طرف جاتے جاتے اپنی طرف پلٹ آنے پر ٹھٹکا. وہ سرخ ببول ہو رہی تھی جیسے نہ جانے کتنا ضبط کر رہی ہو. کیا تم مجھے 10 منٹ کی دوری پر ڈراپ کر دو گے مسٹر امائل؟ مانیہ بھلے نرمی سے بولی پر امائل کو اس کی آنکھیں دیکھ کر عجیب وحشی وائبس آئیں. اور اوپر سے وہ لڑکی اتنی تمیز سے تو کبھی نہیں بولی تھی. تمہاری گاڑی خراب ہے کیا؟ امائل کا سوال مانیہ کے سر پر ہتھوڑا بنا برسا. پر ابھی دکان ولا سے نہ نکلتی تو کسی کا سر پھاڑ دیتی. سوال کیے بنا ڈراپ کر دو گے؟ مانیہ چڑھ گئی تو امائل نے سر ہلاتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے فرنٹ سیٹ کے لیے ڈور کھولا، مگر وہ خاموشی سے جا کر پیچھے بیٹھ گئی. امائل نے محسوس کن انداز میں ڈور بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. امائل کی گاڑی جیسے ہی گیٹ سے کراس کی وہ جان بوجھ کر نیچے ہوئی تاکہ گارڈز دیکھ نہ سکیں، اور گھر سے نکلتے ہی مانیہ نے اسے گاڑی روکنے کا کہا. یہیں اترنا تھا. وہ پیچھے سے نکل کر باہر آئی تو امائل بھی سڑک اتارنے پر ذرا بد تہذیبی محسوس کرے باہر نکلا. اپنے کام سے کام رکھو. اس کے ہاسپٹل کی انٹرنی ہونا تو ہاسپٹل رہا کرو، ہمارے گھر میں گھسنے کی ضرورت نہیں. جب دیکھو منہ اٹھا کر یہیں پڑا ہوتا ہے. کچھ دیر پہلے کی تمیز بھاڑ میں جھونکے وہ احسان فراموشی کی حد کرے. کچھ دور جاتے ہی وہاں رکتی فراری میں جا سوار ہوئی جہاں دو باش لڑکے اور ایک لڑکی پہلے ہی سوار تھے. امائل وہیں کھڑا ششدر تھا کہ یہ لڑکی چیز کیا ہے. جب بھی یہ لڑکی تمیز سے پیش آئے محتاط ہو جایا کر امائل. پتہ نہیں ڈاکٹر ادا کی کس گناہ کی سزا ہے ان کی ایسی بیوی، پر مجھے کیا، بھاڑ میں جائے. اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے جناب واپس اپنی گاڑی کی طرف لپکے، پر مانیہ پر 2 حرف بھیجنا نہ بھولے. گاڑی میں بیٹھتے ہی نوح کی کال پر امائل نے ریسیو کی. وہ تمہارے ساتھ گیٹ سے نکلی ہے؟ کہاں گئی؟ نوح کے سوال سپاٹ تھے. اپنے دوستوں کے ساتھ چلی گئی ہے ڈاکٹر ادا. مجھے لگا واقعی لفٹ چاہیے اسے. امائل کو نو کچھ غضبناک لگا. آئندہ سے جو لگے اس بارے ایک بار کنفرمیشن کر لینا مجھ سے امائل. ٹیک کیئر. اپنے غصے پر قابو رکھتے نوح نے کال ڈسکنیکٹ کی تو امائل نے گہرا سانس یوں خارج کیا جیسے نوح سے بات کرتے روک رکھا ہو. کب سوچا تھا امائل ہرد قریشی جیسے اتنے ہاسمک انکولوجسٹ کو اتنے کھڑوس ایکسپرٹ نوح ادا دعان کے انڈر کام کرنا پڑے گا. ہاں میری قسمت. کبھی کبھی تو یہ ڈاکٹر سانس سکھا دیتا ہے اپنی سرد مہری سے. جناب کا موڈ بگڑا. وہ ہر شکل ہونے کے ساتھ کافی ذہین اور ہسمکھ تھا. ماما کی بابا سے بے وفائی کے بعد اس نے ماں کے بجائے بابا یعنی ہرت قریشی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ لیا
اور آج تک اپنے فیصلے پر خوش تھا۔ زندگی کا مقصد بس آنیکالوجسٹ بننا اور ناما کے دل میں اترنا تھا، اور بابا کو اپنی وجہ سے پراؤڈ فیل کروانا بھی۔ فون اسکرین آف کرنے سے پہلے سے بابا کا پھر سے میسج ملا تو جناب کے ہاتھ تھمے۔ رات ہو چکی تھی۔ ناما کے ساتھ آ کر وقت گزارنا نکمے، کیریئر سیٹل کرتے کرتے کڑی ہاتھ سے نکل جانی ہے۔ آجا، وہ لان میں اکیلی واک کر رہی ہے۔ اب میں بڈھا اسے کتنی ہی کمپنی دے سکتا ہوں، ہری اب۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بابا کی بات سنے ہنسا، پڑھے ہنسا۔ اوہ میرے جینٹل مین ڈیڈی، اڑ کر آ رہا ہوں، موصوف نے رپلائی کیا اور واقعی یوں گاڑی بگائی جیسے اڑ کر ہی ناما تک پہنچنا چاہتا ہو۔ جی جناب، فرسٹ ایپیسوڈ میں نے آپ کو لانگ دینے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کون کس کا کیا لگتا ہے۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کنفیوژن ہے کون کس کا کیا ہے اور یہ ان کی کوئی بھی کنفیوژن ہے، آپ مجھ سے پہلی قسط میں پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، تو اس میں بہت کچھ مزید آپ کو پڑھیں گے، بہت ہی مزے کی اور ٹو دی پوائنٹ سٹوری ہے۔ بہت کچھ مطلب ڈیلے یا لانگ وانگ نہیں ہوگا، چلتی جائے گی، اسپیڈی سٹوری ہے اور بہت ہی مزے کی ہے، ٹو دی پوائنٹ ہے۔ تو آپ کو یقیناً پہلی قسط اچھی لگی ہوگی۔ اچھا سا رسپانس دیجیے گا تاکہ میں اس کو روز دے سکوں، ورنہ میں 2-3 دن بعد دیا کروں گی۔ یہ آپ اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ اگر آپ نے پہلی ایپیسوڈ پہ اس کا رسپانس اچھا دیا تبھی یہ ریگولر آئے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔